अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। नैब ऑर्डिनेंस बज़ाहिर सिर्फ चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी के लिए लाया गया, लेकिन ये ऑर्डिनेंस अपोजिशन के लीडरों को ज़्यादा फ़ायदा इससे पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस ने नैब के इख्तियारात को महदूद करके रख दिया है। जो नैब कल तक गिरफ्तारी से लेकर किसी के भी ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू करने और फिर रेफरेंस दायर करने के इख्तियारात रखती थी, वो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब ये जो इख्तियार है अब प्रोसिक्यूटर जनरल के ज़रिए ही ये सारा प्रोसीजर होगा। 11 तरामीम में टैक्स केसेस, सूबाई और वफाकी काबीना में किए गए फ़ैसलों में गलती को नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिया गया है। यही नहीं बल्कि प्रोसीजरल लैप्स यानी अपनी ड्यूटी करते हुए बराह रास्त माली फ़ायदा ना लेने का नाम देकर कमेटीज़ की सतह पर जो फ़ैसले हों, ब्यूरोक्रेसी की सतह पर जो फ़ैसले और जो बोर्ड्स के फ़ैसले हों, उन पर भी नैब का जो इख्तियार था इसको ख़त्म कर दिया गया है। नैब ऑर्डिनेंस 1999 में नाजायज़ इख्तियारात के इस्तेमाल की कोई तशरीह नहीं थी। जिसको चाहे नैब जो है तो पकड़ लेती, गिरफ़्तार कर लेती, लेकिन इस ऑर्डिनेंस में जब तक ये साबित ना हो कि अपना जो इख्तियार है ये ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया है, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ये ऑर्डिनेंस आते हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ LNG टर्मिनल केस, साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंसेस, साबिक गवर्नर मेहताब अब्बासी के ख़िलाफ़ PIA में गैर कानूनी भर्तियों और फिर ख्वाजा आसिफ पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने जैसे केसेस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या इसका फ़ायदा अपोजिशन लीडर्स को होगा? यही नहीं, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ रेंटल पावर प्लांट्स जैसे केसेस पर भी सवालिया निशान लग गया है। अब इस सदारती ऑर्डिनेंस में जहां वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की मुशावरत को बदला गया या मौजूदा चेयरमैन को तौसीह दी गई, वहीं अपोजिशन के रहनुमा जो कल तक इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की, चैलेंज करने की बातें कर रहे थे, वो आज ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। अपोजिशन जमातें इसे किन अल्फाज में मुस्तरद कर रही हैं, ज़रा ये देखिए। ये ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमत की करप्शन छुपाने के लिए और एक ऐसे चेयरमैन के मुद्दत मुलाजमत को तोसीह देने के लिए है जिसके हर अमल पर यह मोहर सब्त हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं, एहतसाब के लिए नहीं, सिर्फ इमरान खान की नौकरी करता है। अपने फ़ायदों के लिए ऑर्डिनेंस लाते हैं और फिर हमसे उम्मीद रखते हैं कि जी आप इसको सपोर्ट करें। ऐसे कवानीन जिससे अवाम को कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान हो और पार्लियामेंट को बाईपास करके लाए जाएं, उनको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करें। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस को हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों ने न सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि इसे बहस के लिए कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा भी करवा दिया है, जिस पर अपोजिशन जमातों के 150 से ज़ायद अरकान असम्बली के दस्तखत हैं। अब इस पर बहस होना बाकी है, इस पर भी हमें बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन हम बात करेंगे कि अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा के दौरे पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान से नेटो फ़ौजों के इनख़ला के बाद वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान जो बढ़ता हुआ तनाव है, ऐसे वक्त में पाकिस्तान आ रहे हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा बाइडन इंतज़ामिया के उन लोगों में से हैं जो पाकिस्तान को डू मोर यानी शदीद हालात में भी शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा कर रही हैं। अब जबकि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की दुनिया में वकालत कर रहा है, तो उनका मुतालबा क्या हो सकता है? यही नहीं, पाकिस्तान ने TTP के दहशतगर्दों के लिए भी कहा कि जो हथियार फेंके उसके लिए माफ़ी का ऐलान करते हुए मुज़ाकरात करने की भी लचक दिखाई है। और इसके अलावा ये माहिरीन भी ये तासुर दे रहे हैं कि अमेरिका को हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान पर नज़र रखने के लिए हवाई अड्डों की अभी भी ज़रूरत है, जिसके लिए अमेरिका पाकिस्तान की मदद चाहता है और ये भी मुतालबा सामने रखा जाएगा। लेकिन इस पर तो वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ही एब्सोल्युटली नॉट का बोर्ड लगाकर क्रेडिट भी ले चुके हैं। नैब के सदारती ऑर्डिनेंस और अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा के दौरे पाकिस्तान पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, वैसे जितने ज़ोरों शोर से आपने अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म की मुशावरत चेयरमैन नैब की तकर्रूरी को लेकर आपने कहा कि अगर ये मुशावरत अपोजिशन के साथ करनी है तो येस, शहबाज शरीफ के साथ करनी है तो नो, इतने ज़ोर से मैंने किसी वज़ीर को ये कहते हुए नहीं सुना, बल्कि फ़रोग नसीम साहब तो हर जगह यही कह रहे थे कि अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान ये मुशावरत होगी।
अब जितना एक मजबूत वॉइस है आपकी कैबिनेट में, प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी सुनते भी हैं, मानते भी हैं, तो तासुर ये मिल रहा है कि सबसे ज्यादा जोर आपने ही दिया है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग मशवरा आपका ही होगा इमरान खान साहब को ये कहने पे कि शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत नहीं आप करें क्योंकि वो एक मुल्जिम है। क्या ये बात दुरुस्त है? उल्टी बात है। मैं फ्रैंकली वही बात करता हूं जो मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे कहने के लिए, बिकॉज मेरी अपनी जो है वो उस तरह हैसियत नहीं है। मैं तो एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी और स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट बात करता हूं, और स्पोक्स पर्सन का जो काम है वो ये है कि जो लीडरशिप की डिजायर है या जो फैसले हैं उनको एक्सप्रेसली अवाम तक जो है वो पहुंचे। और इसलिए ये जो सारा मामला है ये इसके मुताबिक ही मैंने किया। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे मुझे डिजायर कानून से बालातर तो नहीं होनी चाहिए फवाद चौधरी साहब। अगर एक मुल्जिम से वजीर आजम बात नहीं कर सकते तो उसी मुल्जिम से फिर सदर मुमलिकत को क्यों मुशावरत के लिए आप लोग कह रहे हैं? वाई? कानून में लिखा है, अभी पता नहीं सदर मुमलिकत भी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो जो हालात हैं उसमें देखिए ना, इसमें मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब से क्यों नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ साहब से इसलिए नहीं कर रहे कि एक नायब ने एक पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो एक्यूज्ड हैं, 7.5 अरब रुपए का उनके ऊपर रेफरेंस जो है नायब ने डाल दिया है। अब उसके बाद उनसे कैसे पूछ के लगाया जाए कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन होगा? ये तो बड़ी एक इमोरल बात होगी, और उसको आगे इस तरह से लेके जाना, इस तरह से उसके ऊपर इंसिस्ट करना, मैं समझता हूँ कि बड़ी इमोरल पोजीशन है इस वक्त पोजीशन लीडर की। ऑपोजिशन कह रही है कि अगर आप इस चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नाम दे रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये भी है कि प्रोसिक्यूटर जनरल ज़ाहिर है वो भी हुकूमती नुमाइंदा है, हुकूमत के ही होंगे, तो वो भी तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। वो कैसे फिर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ केसेस बनाएंगे या कोई रेफरेंस दायर करेंगे? जनरल तो हुकूमत का तो नुमाइंदा नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं वो तो नैब लॉ के तहत लगे हैं और एक कानून के तहत लगे हुए हैं। वो हुकूमत के उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं, और अपोजिशन को दोबारा चाहिए कि कानून को पढ़े और फिर बात करें। तो अपोजिशन ये भी कह रही है कि ये एनआरओ है, सदर मुमलिकत आप लोगों के अपने लिए एनआरओ है, सदर मुमलिकत को इख्तियार आप लोग दे रहे हैं कि मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत करें और फिर जजेस लगाएं, फिर आप लोग उनकी सैलरीज और पर्क्स दे रहे हैं जो हाई कोर्ट के जज के बराबर हों, कि इतने ज़्यादा इंसेंटिव्स दे रहे हैं, फैसले भी आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक लेंगे। तो वो कह रही हैं आप लोग अपने आप के लिए सब कुछ कर रहे हैं अपोजिशन को फिक्स करने के लिए। पर तो फिर बुनियादी तौर पे तो अपोजिशन का एक ही मुतालबा है ना, और वो मुतालबा ये है कि नैब की जो अदालतें हैं उनको कमज़ोर होना चाहिए, और एक तो उनकी तनख्वाहें नहीं होनी चाहिए, उनका जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कमज़ोर होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने खुद ही अभी कहा सदर ममलिकत की अपॉइंटमेंट तो फॉर्मेलिटी है ना, असल अपॉइंटमेंट तो चीफ जस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन है। तो जब ये इसका मतलब इस क्रिटिसिज्म की मुझे तो सवाल इसके और कोई समझ नहीं आती कि एक्चुअली वो चाहते हैं अदालतें ना बने, और हमारा मुतालबा ही सिर्फ एक है, और वो ये कि इनके केसेस जो हैं वो डे टू डे चलें। अगर बेगुनाह हैं तो वो बरी हो जाएं, अगर गुनाहगार हैं तो वो या जेल जाएं। हमें जेल भेजने में भी सच्ची बात ये कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं सिर्फ जो पैसे इन्होंने लूटे हैं वो पाकिस्तान को वापस करें, और उसके बाद वो जहाँ मर्जी जाए। 3 सालों में पैसे रिकवर नहीं हुए, इन तरामीम के बाद जब सिस्टम को तेज करने की कोशिश की जा रही है, जल्दी फैसले हों, क्या इन 2 सालों में पैसे रिकवर हो जाएंगे? ये शायद कि ये जो क्रिटिसिज्म है ना आपका, ये हमारा भी क्रिटिसिज्म है। अब देखिए ना, जो शहबाज शरीफ का जो केस है वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट केस है, किसी में उसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, सबको मालूम है कि किस तरह से टीटियां लगाई गई, सबको मालूम है कि किसी क्लर्क को, किसी चपरासी को, किसी फलूदे वाले को, इन सब के अकाउंट्स को यूज किया गया, पैसे जो हैं वो लाए गए। अब सवाल ये है कि वो के 6 महीने तो उस कोर्ट में जज ही नहीं रहा, तो वो शहबाज शरीफ साहब तो बाहर जलसे करते फिर रहे हैं। तो जब तक ये मुकदमात अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचेंगे
तो आपका गिला बिल्कुल जायज़ है और मेरा ख्याल है ये क्रिटिसिज्म भी जायज़ है, लेकिन उसके लिए फिर क्या आप करेंगे? आप अदालती निज़ाम को मजबूत करेंगे और यही कोशिश हमने की है। और आप देखें दोबारा उसके ऊपर अपोजिशन की तनकीद आ रही है, अपोजिशन तनकीद कर रही है, तो उसका मतलब क्या है? अपोजिशन चाहती है कि अदालती निज़ाम कमज़ोर रहे। मुझे एक और चीज़ का जवाब दीजिए जो मुझे लग रहा है कि जो कुछ शिकें हैं जिससे ऑपोजिशन को फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। अभी जो डिसीजन मेकिंग चाहे वो सूबाई सतह की है, वफाकी सतह की है या कमेटीज़ की है, इनके फोरम्स पर जो फैसले होंगे चाहे वो गलती हो जाए, अगर आपने कोई फ़ैसला किया है कैबिनेट ने कोई काम करने के लिए लेकिन उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला, लेकिन उसको नियत ये नहीं कहा जा सकता कि आप काम करना नहीं चाहते थे या करप्शन करना चाहते थे, वो भी नैब के दायरे इख्तियार से अब बाहर होगा। तो क्या ये सब चीज़ें शाहिद खाकान अब्बासी उन पर भी अप्लाई होंगी, एहसन इकबाल पर केसेस हैं उन पर भी अप्लाई होंगी, ख्वाजा आसिफ पर आमदन से ज़ायद असासों का केसेस हैं उन पर भी अप्लाई होंगी? इनडायरेक्टली तो लग रहा है कि उनको भी फ़ायदा पहुंचेगा, इसीलिए शायद वो सोच नहीं रहे कि अदालत लेकर जाएं इसको। खैर ये तो अभी प्रोसिक्यूशन अपना जायजा लेगी और वो देखेगी कि इनको केसेस इन पे अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। ये तो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस होगा जिसमें हमारा अमल दखल शायद इतना नहीं है, लेकिन मामला ये है कि ये एक मुतालबा था पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का और स्पेशली ब्यूरोक्रेसी में कि जब फैसले एक फोरम के ऊपर हो रहे हैं जिसमें 8 लोग 10 लोग 12 लोग, फॉर एग्जांपल ECC फैसला करती है किसी को सब्सिडी देने का, तो ये कलेक्टिव डिसीजन है। अब कलेक्टिव डिसीजन अगर गलत हो जाए तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो बेईमानी के ऊपर है या सभी लोग जो हैं उसमें जो बैठे हुए थे उन्होंने बेईमानी कर दी। तो वो मुश्किल, जैसे कैबिनेट के डिसीजन हैं, ECC के डिसीजन हैं या बाकियों के डिसीजन हैं, तो उससे ये ब्यूरोक्रेसी, इसी तरह से बिजनेस क्लास का एक बहुत बड़ा मुतालबा था कि टैक्स के केसेस जो है वो आप नैब से निकालें, और अब आपने FBI भी इतना तगड़ा कर दिया। तो ये तो बिजनेस कम्युनिटी है या जो ब्यूरोक्रेसी है और जो हमारा एक तमाम इसके ऊपर तो कंसेंसस था कि हमें ये करना चाहिए और उसी को मद्देनजर रख के ये किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, इन 3 सालों में, अब जैसे कि LNG बड़ी तनकीद हुई, जब LNG सस्ती थी तब मंगवानी चाहिए थी, जब LNG महंगी हुई तब ऑर्डर्स किए, तो ये तो एक कौमी खजाने को नुकसान तो हुआ। तो इसका मतलब इन 3 सालों में वफाकी हुकूमत ने जो फैसले की या सूबाई हुकूमतों ने जो फैसले किए, अब ये नायब के दायरा इख्तियार में नहीं आएंगे, आप लोगों को छुट्टी मिल गई। अपोजिशन ये भी कह रही है कि आप लोगों की, इसीलिए तो आप लोग ये ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं। तो कोई केस है ही नहीं है फ्रेंकली, और कौन सा अगर अपोजिशन बता दे कि ये फलाना केस है जिसमें तहकीकात होनी चाहिए या ये जो फलाना इंसिडेंट है इसमें फलाने लोग मुलव्वस हैं, तो हम तो तहकीकात के लिए तैयार हैं। वो अगर आप नहीं भी अप्लाई होगा, नहीं भी होगा, अब तो अप्लाई नहीं होगा, वैसे सबमिट करेंगे। नहीं, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर कोई है कानून, पहले तो केस हो ना, हमें केस बता दें कौन सा है, उसके मुताबिक फिर आगे रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। हमारे तो जो लोगों के ऊपर भी केसेस हुए हैं उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। मतलब आप देखिए कि जहां जहां पे भी मामला आया है, आपने देखा है कि हमने केसेस की तरफ हम आगे बढ़े हैं और हमने एक पूरा प्रोसेस जो है उसको इख्तियार किया। क्या हुकूमत मौजूदा चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन चाहती है? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के जहन में कोई और नाम है, या जब मुशावरत का मरला आएगा तो यही नाम वो सामने रखेंगे? इस चीज़ पर कोई डिस्कशन हुई? अगर हमारी को मेल ऑफ आईडी होती और हम अपोजिशन से मशवरा ना करना चाहते तो हम इसी ऑर्डिनेंस के अंदर जो है वो डाल देते और चेयरमैन नैब को 4 साल के लिए एक्सटेंशन दे देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया है कि हमने जो मुशावरत का अमल है जो उसको इनलार्ज किया, और हमने उसमें पहले ये था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के बाद खत्म हो जाता था मामला, क्या करना है। हमने क्या किया है, हमने कमेटी डाली है जिसमें 6 मेंबर्स अपोजिशन के हैं, 6 मेंबर गवर्नमेंट के हैं, और हमने उनको ये कहा है कि आप बैठें और इसको आगे जो है वो हमें बढ़ाना चाहिए और उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर ऑपोजिशन इनकार कर देती है कि आप इस नाम से हट जाएं, हमें जस्टिस जावेद इकबाल ये किसी सूरत मंजूर नहीं है, तो उस पर तो हुकूमत जिद नहीं करेगी, फिर तो नई ऑप्शंस आप लोगों को देनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑपोजिशन तो ये कह रही है कि यही तो आप लोगों के पास एक बहाना है कि आप लोग लिंगर ऑन करते जाएंगे, 2023 के इंतखाबात तक हमें फिक्स करने के लिए आप जावेद इकबाल को ही रखेंगे। गवर्नमेंट की भी सिर्फ PTI तो शामिल नहीं है, जाहिर है और पार्टीज भी जो हैं वो इसमें शामिल होंगी।
इसी तरीके से जो अपोजिशन है उसकी भी मुख्तलिफ पार्टीज होंगी। सो लेट्स ट्रस्ट द पार्लियामेंट, क्योंकि वो हमेशा पार्लियामेंट जो फैसला करेगी वो सही होगा, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये भी जो नॉन एक्सटेंडेबल टेन्योर जिसको खत्म किया जा रहा है, जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे, इसको जाहिर है नॉन एक्सटेंडेबल रखने की जाहिर है एक वजह थी ना कि 4 साल से पहले चेयरमैन नैब को कोई हटा नहीं सकता, फिर चेयरमैन नैब जो है वो बिला खौफ व खतर किसी के भी प्रेशर से आज़ाद होकर काम करें, फिर किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए किसी के साथ ज्यादती ना करें कि उन्हें अगले 4 साल भी मिल जाएंगे। इसीलिए इन्हीं चीज़ों के लिए कहा जाता था ना कि एक गैर जानिबदार ओहदा है। लेकिन अब जब ये नॉन एक्सटेंडेबल की शिक आप लोगों ने हटा दी है तो क्या ओहदा गैर जानिबदार रहेगा स्टिल? तो इसलिए रहेगा ना कि नई अपॉइंटमेंट तो फिर अपोजिशन ने और गवर्नमेंट ने मिलकर करनी है, या तो सिर्फ गवर्नमेंट ने करनी होती है ना, या तो हम अपना आर्बिट्रेरी इख्तियार इस्तेमाल करते यहाँ पे और हम इसको जो है वो अपना बना देते, एक आर्बिट्रेरी अपॉइंटमेंट कर देते। वो तो हमने नहीं किए, हमने तो उसकी जुरिसडिक्शन है, एडवाइस का जो दायरा कार है उसको बढ़ाया है और अपोजिशन को स्टिल ज़्यादा मजबूत किया है इस सारे मामले में, इस ज़मन में। तो मेरा ये ख्याल है इस पे तो हुकूमत की तारीफ करनी चाहिए कि हुकूमत ने जिस किस्म का फार्मूला लगाया है उसमें पहली वो होगी हुकूमत है जो अपोजिशन की राय को अहमियत दे रही है नैब की चेयरमैन की अपॉइंटमेंट में, वरना तो इस तरह तो होते ही नहीं है जिस तरह से हमने किया। आखिरी सवाल, क्या सदर मुमलिकत का रोल ये होगा कि मुशावरत में कि जो अपोजिशन लीडर मशवरा दे रहे हैं या जो नाम दे रहे हैं वो पैगाम रसानी करेंगे प्राइम मिनिस्टर तक, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो नाम तजवीज़ कर रहे हैं वो पैगाम रसानी करेंगे अपोजिशन लीडर तक, मतलब ब्रिज का रोल प्ले करेंगे सदर मुमलिकत, यही बात है? तो नाम मांगेंगे और वो नामों के ऊपर इत्तफाक होता है, वो नाम सिर्फ लेके प्रेसिडेंट हाउस जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और लीडर ऑफ अपोजिशन से लेके नाम जो है उन पे देखेगा कि अगर इन पे कोई में से किसी पे इत्तफाक होता है, यानी 6 नाम आ जाते हैं प्रेसिडेंट साहब के पास और उन 6 नामों में वो देखेंगे कि किसी पे इत्तफाक होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो वो उसकी अपॉइंटमेंट कर देंगे और अगर नहीं होता तो फिर वो कमेटी को रेफर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी के साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, आपसे मल्टीपल इश्यूज़ पर मुझे बात करनी है, लेकिन पहले मैं ज़रा लाइटर नोट पर आपसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए तो ये बात बड़ी मज़े का खेज़ है जो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने की। अब चलें, लोगों को थोड़ा हंस भी लेना चाहिए। अब महंगाई जो है ज़ाहिर है ये एक हकीकत है, ये ज़मीनी हक़ाइक़ है कि महंगाई है, हर बंदा तंग है। लेकिन जब वज़ीर को ये मशवरा दे कि चीनी और रोटी का इस्तेमाल आप कम कर दें, इससे पहले केपी के भी तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने वहाँ से मशवरा दिया था कि आप लोग जहाँ 2 रोटियाँ खाते हैं वहाँ 1 रोटी खा लिया करें। 2019 में उन्होंने ये बयान दिया था। ये मशवरा आपके लिए काबिल कबूल है? कुछ समझ आती है इस मशवरे की? बस मैंने तो आज ट्वीट भी किया कि देखिए इस पे शुक्र करें कि कौम को उन्होंने ये मशवरा तो नहीं दिया ना कि जी अगर चीनी महंगी है तो क्या हुआ, शहद इस्तेमाल किया करें। हाँ। तो इसी पे हमें, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब हमारे दोस्त हैं, बादशाह है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे एक इस दौरान ये जिन लोगों ने 2010, 11, 12 में PTI के इस गुब्बारे में हवा भरी थी, तो उनमें से एक साहब है, मैं किसी वजह से नाम नहीं ले सकता, लेकिन तो उनकी मुझे इस वक्त बाज़ औक़ात बसीरत की दाद देनी पड़ती है। वो ऐसा कि उन्होंने ये जब इलेक्शन हुआ और PTI की हुकूमत बनी तो मैंने वो इलेक्शन प्रोसेस पे एक आर्टिकल लिखा था जिसमें बड़े गम गुस्से का इजहार किया था। तो मुझे उनकी कॉल आई और मुझे उन्होंने कहा कि सलीम आपने जो है ना खामखा ये मामला दिल पे लिया हुआ है, एंजॉय करें। तो उन्होंने कहा कि मैं PTI को करीब से जानता हूँ और जब तक इनकी हुकूमत होगी
हर रोज कोई न कोई लतीफ़ा होता रहेगा। चलिए, इतनी टेंशन में इतनी सी तो एंटरटेनमेंट बनती है साफ़ी साहब। हाँ, तो एंटरटेनमेंट के लिहाज से तो उन्होंने कहा था कि रोज़ एक लतीफ़ा क्रिएट होगा। अब हम देखते हैं कि रोज़ एक नहीं, वो दर्जनों लतीफ़े ये लोग क्रिएट करते हैं, और फिर लतीफ़े बनाने वाले हुकूमत में एक दो होते हैं माशाल्लाह। इधर जो है ना हर तरफ लताइफ ही लताइफ। सही। हाफिज साहब, जो नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस नून लीग जिसे कह रही है NRO हुकूमत अपने लिए लेकर आ रही है, लेकिन मैं इसकी कुछ चीज़ें पढ़ रही थी कि इन तरमीम के तहत जो टैक्स केसेस हैं, सूबाई या वफाकी हुकूमत की जो इज्तमाही फ़ैसला साजी है, तरीक़ाकार गलती जो है इसमें ये नैब के दायरे कार से निकल जाएगा। इसके अलावा वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर, कमेटियों की सतह पर जो भी फ़ैसला साजी है इस पर नैब का इख्तियार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इस एहसन इकबाल साहब पर भी जो केस है, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस है, शायद खाकान अब्बासी पर LNG केस, आपको नहीं लगता इसका फ़ायदा अपोजिशन को भी अल्टीमेटली पहुँचेगा? नहीं, एक तो ये कि ये अपोजिशन अगर अपने फ़ायदे और नुकसान को समझती तो आज जो उसकी ये हालत होती, और दूसरा हम ये अपोजिशन का टर्म्स भी जब इस्तेमाल करते हैं तो पता नहीं कि वो सादिक आता है इन पे या नहीं आता। मसलन पीपल्स पार्टी को अब कौन अपोजिशन उसकी, बार बार मैं कहता हूँ कि कौन सी अदा उसकी अपोजिशन वाली है, वो तो खैर एक अलग चीज़ है। उनको तो पार्टी के अंदर आप मुस्लिम लीग नून में देखें कि शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, सिर्फ नैब के बारे में नहीं, जनरली, और दूसरा जो है मरियम नवाज साहब क्या कहती है। तो एक का रुख मशरिक़ की तरफ है, दूसरे का मगरिब की तरफ है। लेकिन जहाँ तक नैब का ताल्लुक़ है ना, देखिए पाकिस्तान में मसला एक तो ये नहीं होता कि कानून अच्छा है या बुरा है, यहाँ पे कानून है ही नहीं सिरे से। और हर कानून में, हर कायदे में, हर ज़ाब्ते में वो एक ऐसा कल्चर है हमारा कि उससे आप चाहें तो किसी को लताड़ने का रास्ता भी निकाल सकते हैं और उससे किसी को बादशाह बनाने का रास्ता भी निकाल सकते हैं। मसलन यही जो नैब है, अब इसी नैब से मुस्लिम लीग नून को ठिकाने लगाने, पीपल्स पार्टी को सीधा करने, बाकी अपोजिशन वालों को ताड़ने और इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने और उनकी पार्टी में हवा भरने, ये सारा काम लिया गया। मौजूदा नैब ऑर्डिनेंस में कोई ऐसी चीज़ लग रही है कि आपको लगता है कि अगले 2 सालों में हुकूमत ने अपोजिशन को लताड़ने के लिए शिक डाली है? देखिए, ये तो मैं अक्सर ये कहता हूँ ना कि ये हमारे नामों के साथ जो तज्ज़ियाकार का लफ्ज़ लिखा जाता है ये गलत है। हमारी बजाय ये लफ्ज़ आपको शुएब अख्तर के साथ लिखना चाहिए, आपको सिकंदर बख्त के साथ लिखना चाहिए। ख़ुद अगर इमरान खान साहब सियासत ना करते या उनको यहाँ पे ना लाया जाता और वो क्रिकेट की कमेंट्री करते तो वो अच्छे तज्ज़ियाकार हो सकते थे, क्योंकि तज्ज़िया आप उधर कर सकते हैं ना जिधर गेम के रूल्स मालूम हो। तो हम ये मुल्क तो ना इस वक्त आइन के मुताबिक चल रहा है, ना कानून के मुताबिक चल रहा है, ना ये पार्लियामेंट हकीकी मानों में पार्लियामेंट है, ना इस गेम का कोई कायदा ज़ाब्ता वो मालूम है। चंद अफराद के हाथों में कौम की तकदीर है, तो वो अफराद उनके आपस के ताल्लुकात कैसे बनते हैं, वो उनके रात को उनके जहन में क्या सोच आता है, तो कल वही होगा। नहीं, अपोजिशन देखें ना, एक तरफ अपोजिशन कहते हैं कि उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, दूसरी तरफ कुछ दिन पहले तक तो कह रहे थे हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन अब इसको चैलेंज करने की अदालत में कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि अपोजिशन ने बड़े गौर से इसको पढ़ लिया और उनको समझ आ गई है कि उससे उनको भी फ़ायदा मिल सकता है। नहीं, ये भी एक सवाल है कि क्या अपोजिशन को अदालतों से कोई तवक्को है या नहीं है, कि वो अदालत किस वजह से नहीं जा रहे हैं। मसलन नवाज शरीफ और इनके साथ तो जो कुछ किया गया तो हमने देखा नहीं है कि उसमें साकिब निसार को किस तरह इस्तेमाल किया गया, उसमें अजमत सईद को किस तरह इस्तेमाल किया गया। तो ये भी एक सवाल है कि ओपन बैलेटिंग पर जो सदारती ऑर्डिनेंस आया था इसको भी तो कोर्ट में चैलेंज किया गया था और कोर्ट ने वो भी फैसला अदालत से ही आया था करदम करार देने का। तो आपसे अर्ज़ की ना कि अपोजिशन की जमातों का भी अब जो पहले मैं कह रहा था कि मुस्तकबिल बीनी इस मुल्क में कोई नहीं की जा सकती या तज्जिया कोई नहीं किया जा सकता कि दरूनी खाला उनके क्या मामला चल रहे हैं। मसलन आपने देखा कि पीपल्स पार्टी कितनी बड़ी इनकलाबी बन गई,
PDM जो है वो उसकी दावत पे तश्कील दे दी गई। वहाँ से पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब ने अपने लिए कुछ मराहत ले लिए और कुछ केसेस में रियायत ले ली, हालांकि अमलन तो मामलात अदालतों के पास होने चाहिए। तो अगले दिन जाके उन्होंने खुद उस PDM के पेट में चुरा घोंप दिया और वो दूसरी तरफ चले गए। इसी तरह अगर आप मुझसे महीना पहले नहीं 20 दिन पहले पूछते कि क्या मियां नवाज शरीफ RB चीफ के एक्सटेंशन को वोट देंगे, तो मैं आपसे कहता कि जी आपको या मेरे अकल पे शक है या कुछ आपका मसला हो गया है, लेकिन हमने इस मुल्क पे देखा कि उन्होंने जाके उनको वोट दे दिया। अगले दिन जो है वो फिर दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो इसलिए वो कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। हमें पता नहीं कि इस वक्त उनके साथ क्या मामलात चल रहे हैं। मसलन हम तो ये जानते हैं, अभी आप देखें कि ये तो लाड लेते हैं जरदारी साहब के, ये जो चेयरमैन है, इनको तो दरियाफ्त किया था उन्होंने, और फिर जरदारी साहब रहमान मलिक की गाड़ी में बैठ के यही चेयरमैन नैब कैंपेन कर रहे थे और मियां नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी को मनाने की कोशिश कर रहे। आज वही चेयरमैन नैब, उन्होंने न जरदारी को छोड़ा, न उसकी बहन को छोड़ा, न शाहिद खाकान को छोड़ा, न किसी और को। तो हम इसको फिर इस एंगल से भी तो देख सकते हैं कि उन्होंने न्यूट्रल होके काम किया है। हाँ माशाल्लाह, वो तो बिल्कुल न्यूट्रल होके इसलिए तो मैंने कल तजवीज़ दी थी ना, वो तो आपको भी पता है मुझे भी, कि चंद दिन पहले जब थोड़ी सी उन्होंने न्यूट्रल बनने की कोशिश की और मेरी तरह उनका भी ज़ुबान पे काबू नहीं है, पहले से कह दिया कि जी अब दोनों तरफ हवाएं चलेंगी, तो मुझे तो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे काबिल रहम बंदा जो नज़र आता है वो चेयरमैन नैब है। तो पहले कहीं और से उनको चलाया जा रहा था, अब उधर प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथों भी ब्लैकमेल हो रहे हैं, इसीलिए तो उनको दोबारा लाना चाहते हैं। वो दिन और आज का दिन वो उनके मर्जी के आगे बढ़ते हैं। साफी साहब, जो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रही हैं, उनका आ गई हैं, कितना अहमियत का आमिल है उनका ये दौरा इन हालात में जब अभी दुनिया तालिबान की हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, अमेरिका कह चुका है कि मुस्तकबिल में इन ताल्लुकात की नौयत कैसी होगी अभी इसका फ़ैसला करना है। तो ऐसे सर्द माहौल में, जो सर्द ताल्लुकात में, आपको इस दौरे की क्या अहमियत लग रही है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में वो बड़े छोटे निटी ग्रिटी किस्म के मामलात होंगे जिसके लिए आ रही है। बाकी मजमूई तौर पर जो लार्जर कंटेक्स्ट में वो अमेरिकन भी अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं कि पाकिस्तान उनको मज़ीद रिक्वायर्ड नहीं है। पाकिस्तान का उनको पहले जो ज़रूरत थी वो सिर्फ अफ़गानिस्तान के कंटेक्स्ट में थी, और अपनी अफवाज को निकालने के बाद अब हर हवाले से अमेरिका का पलड़ा भारी हो गया है और उसकी जो वाहिद मोहताजी थी पाकिस्तान की तरफ वो भी ख़त्म हो गई है। हत्ता कि अफ़गानिस्तान के अंदर ख़ुद तालिबान भी अब अमेरिका तालिबान का मोहताज नहीं रहा, तालिबान उनके मोहताज बन गए, क्योंकि अमेरिकी ड्रोन अब भी उनकी फ़ज़ाओं में हैं। उनकी अगर ब्लैक लिस्टिंग का मसला है तो वो अमेरिका के सिवा कोई और ख़त्म नहीं कर सकता। साहब, जब अमेरिका इस खदशे का इजहार करे कि 2 से 3 सालों में अलकायदा या दाइश की तरफ से अमेरिका पर हमले हो सकते हैं, तो फिर इसका क्या मतलब लिया जाए कोई कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, या ये प्रोपेगेंडा है या वाकई अमेरिका के ये खदशात दुरुस्त हैं? तो कैसे अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत जो है ना वो नहीं है? नहीं, एक तो ये है कि ये पता हम वो अजीब लोग हैं कि पहले तो कभी हमें सेंट्रल एशिया का गम खाया जाता है कि जी वो देखें अमेरिका के तो इरादे यही हैं कि जी वो सेंट्रल एशिया के रिसोर्स पे कब्जे के लिए आया है। कभी फिर हम अभी अमेरिका के उसके ख्वाब देख रहे हैं कि अमेरिका के लिए कल दोबारा अफ़गानिस्तान वो ख़तरे का मूजिब बन सकता है। कभी हमें चीन का गम खाया जा रहा होता है कि जी ये तो चीन के लिए ये कुछ होगा, हालांकि उन ममालिक ने अपना अपना इंतज़ाम पहले से किया होता है। जहाँ तक उनके जनरल मिली का या जनरल मैकेंजी का, अब अगर सेनेट की डिफेंस कमेटी में टेस्टिमनी के दौरान उन्होंने बात की है, तो जब जनरल मैकेंजी सेंटकॉम का चीफ बन रहा था तो उस वक़्त की टेस्टिमनी में भी उनकी यही राय थी। लेकिन मैं नहीं समझता कि अफ़गानिस्तान, देखिए एक तो ये है कि तालिबान से अमेरिका ने अफ़गान हुकूमत के लिए कुछ नहीं लिया था, न जंगबंदी ली थी, न उसकी रिकग्निशन ली थी, न कुछ और लिया था।
लेकिन अमेरिकन ने उनसे एक गारंटी अपने लिए ले ली है कतर मुआहदे में, और वो ये कि वो अलकायदा और इस तरह की तंजीमों को पनाह नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर कोई ख़तरा बनता है तो उस टेस्टिमनी में भी उन्होंने ये बात की है उस रोज़ कि इसके बाद भी हमारा जो CT यानी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है वो फ़िज़ा के रास्ते से जारी रहेगा। और उसके लिए अगर आप देखें तो जब सेनेटर उनसे सवाल करते हैं कि अच्छा क्या पाकिस्तान का एयर स्पेस आप लोग इस्तेमाल करेंगे, तो जवाब में उनको मैकेंजी और कहते हैं कि सेनेटर यू आर राइट। तो फिर अब वहाँ से हमला होता है कतर से या उर्दन से, ओमान से, जो वहाँ पे गल्फ में उनके अड्डे हैं, तो जवाब में कोई उसको क्या कर देगा। तो मेरे ख्याल में उनके लिए उस तरह का कोई मसला नहीं होगा। हमारी मजीद उनको नहीं है, इसलिए वो हमारे साथ कोई दूसरे मद्दात में इंगेजमेंट नहीं करना चाहते, और चीन के कंटेक्स्ट में उन्होंने इंडिया को अपना पार्टनर डिक्लेयर कर दिया है। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF के पास जाने पर वज़ीर आज़म ने क्या कहा था ये आपको याद होगा। अब तो बात पुरानी हो गई, यू टर्न लिया, IMF चले गए, चलें ये भी माजी हो गया। कर्ज़े सख्त शराइत पर मिले, उसको भी अरसा गुजर गया। हमारी कौम अरबों डॉलर की मकरूज़ है। वैसे तो इस पर भी खासी बातें हो चुकी हैं, लेकिन एक बार सुनिए कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नवाज़ शरीफ की हुकूमत में पाकिस्तानियों को किन अल्फाजों में मकरूज होने का एहसास दिलाते थे। ये लोग बार बार बारियां लेते रहे हैं, इनसे पूछे कि तुम्हारे होते हुए मुल्क को कर्जों की दलदल में आपने धकेल दिया, करप्शन इतनी है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है मुल्क चलाने के लिए, हम कर्जे ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा अपने खर्चे देने के लिए नहीं है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये अब दो जमातें कुछ नहीं कर सकती। 10 सालों में इन्होंने पाकिस्तान को 6,000 अरब जो कर्जा था 10 साल पहले, आज 27,000 अरब पे कर्जा पहुंच गया। हर पाकिस्तानी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत शुरू होने से पहले 1 लाख रुपए का मकरूज था, अब पैदा होने वाला वो ही हर पाकिस्तानी 1,75,000 रुपए का मकरूज हो चुका है। पाकिस्तानियों पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 सालों में कर्ज़ों का लगभग 150 खरब रुपयों का बोझ बढ़ गया है। यानी 2018 में नवाज शरीफ की हुकूमत के आखिरी वक्त में पाकिस्तान पर कुल 249 खरब 53 अरब रुपए का कर्जा था, जो अब बढ़कर 398 खरब 59 अरब रुपए तक पहुंच गया है। यानी 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, जिसमें मजमूई तौर पर 80 खरब रुपए का कर्ज लिया गया। फिर 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 150 खरब रुपए कर्ज लेकर हुकूमत चलाई गई। अब 2018 से अब तक यानी इन 3 सालों में 150 यानी नून लीग ने के मजमूई कर्ज़ों जितना जो है ना वो ये मौजूदा हुकूमत कर्ज ले चुकी है। अब ये वाज़ेह रहे कि डॉलर की उस वक्त की कीमत और आज की कीमत में बहुत फ़र्क है, जिसमें ज़ाहिर है रुपए की कदर गिर चुकी है। अपनी हुकूमत संभालने के चंद महीनों के बाद ही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने 12 जून 2019 को किसने कितने कर्ज़े लिए ये बताते हुए एक कमीशन बनाने का ऐलान किया था, जिसने ये फैसला करना था कि पहली हुकूमतों ने कर्ज़ों की सूरत में इस मुल्क के साथ क्या क्या किया, क्या कहते थे। ज़रा सुनिए। सबके सामने कहना चाहता हूं, मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूं, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो जो इक़्तिदार में होंगे ये मेरी कमीशन इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी, रिपोर्ट बनाएगी। इसलिए बनाएगी कि किसी की भी आगे से जुर्रत ना हो कि इस मुल्क के ऊपर इस तरह उसकी तबाही करे जो ये करके गए हैं।
वैसे तो ऐसा कोई कमीशन अभी तक सामने आया नहीं, लेकिन अगर खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त ऐसा कोई हाई पावर्ड कमीशन बना देते तो आज सबसे पहले उन्हीं के अपने वज़ीर ख़जाना, मौजूदा वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ही गिरफ्त में होते, क्योंकि इसी हफ्ते एक बार फिर हुकूमती नुमाइंदा IMF के पास कर्जा की $1 अरब लेने के लिए जाएंगे और वो कर्जे तब ही मिलेंगे जब IMF की शराइत के मुताबिक पाकिस्तानियों पर टैक्सेस लगाएंगे, सब्सिडीज़ उनके कहने के मुताबिक ख़त्म करेंगे, बिजली और गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफा करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते तो IMF कहेगा कि आप हमारे दिए हुए पैसे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, लिहाजा ये किस्त नहीं मिलेगी, जिसका अलग बोझ हमारी कमज़ोर सी मईशत पर पड़ेगा। लिहाजा हमें IMF जाना भी होगा और शराइत मानने के साथ साथ मिन्नतें भी करना होंगी। डॉलर पाकिस्तान आएगा तो तवक्को है कि पाकिस्तान में डॉलर के ज़खायर बढ़ने से डॉलर की कीमत बढ़ने से रुक जाएगी और शायद महंगाई भी काबू में आने की तवक्को की जा सकती है। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन करें माहिर मौशआत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो $6 अरब का मुआहदा तातुल का शिकार था, बिलाखिर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। लेकिन रिसेंटली जो हमने देखा, जिस रेशो से महंगाई बढ़ रही है, हुकूमत ने टैक्सेस में इजाफा किया, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ी, क्या ये इन मुज़ाकरात को शुरू करने से पहले ज़रूरी था? IMF को करके दिखाना ज़रूरी था कि भाई हमने कर दिया, हमने आपकी डिमांड्स पूरी कर दी, लिहाजा अब आइए मुज़ाकरात कीजिए। ये इसी का नतीजा जो अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हमने ये देखा कि जो तिजारती खसारा है वो बेपनाह बढ़ गया आपके पिछले 3 महीनों में, और एक आपको अंदाज़ा होगा कि तकरीबन 2 गुना, और आपका जो दरामदात का लेवल है वो $6 अरब मंथली हो चुका है। ये जो इक़दामात हुकूमत ने लिए हैं, इनको लेना ज़रूरी था, IMF हो या ना हो। अलबत्ता कुछ ऐसे शराइत IMF के हैं जिनको अभी तक पूरा करने में हुकूमत को बड़ी दिक्कत पेश आ रही है, लिहाजा ये देखना है कि जब बातचीत पूरी तौर पर कौन से स्टेप्स है जो हुकूमत नहीं ले पा रही है और दिक्कत आ रही है। एक तो ये कि फरवरी मार्च में जब पाकिस्तान की IMF के साथ नेगोशिएशंस हुए, 2 से 5 वाले रिव्यू के ख़त्म होने के वक्त और 6ठे रिव्यू का आगाज़ के वक्त, तो उस वक्त जो लेटर ऑफ इंटेंट पाकिस्तान ने दिया था IMF को, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके बाद नहीं हो पाई, और इसलिए जून में आपका रिव्यू जो था 6ठा होना वो नहीं हो पाया, और अब वो अक्टूबर के में हो रहा है। सही। क्या है वो चीज़ें? सबसे पहले आपने कमिटमेंट की थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बेपनाह ऑटोनॉमी दी जाएगी, वो आपने पूरी नहीं की है। दूसरी तरफ ये तय हुआ था कि बिजली के निर्ख में आप तकरीबन 3 रुपए 95 फी किलोवाट आवर बढ़ा देंगे। आपने बढ़ाया 1 रुपए 95, यानी कि अभी तक कुछ हिस्सा बढ़ाने का रह चुका है। सही। तीसरी तरफ आपने ये भी कमिटमेंट किया था कि पेट्रोलियम लेवी से हम 610 अरब उठाएंगे। सही। और उसको उठाने के लिए हमें अपने पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपए फी लीटर पे ले जाना हमने कमिटमेंट किया था, मगर चूंकि कीमतें बहुत बढ़ गईं, हुकूमत ने नहीं बढ़ाया। इस वक्त ना होने के बराबर है और एक गैप पैदा हो गया है 500 अरब से ज्यादा। तो ये 3-4 चीजों पर बातचीत होगी। अब देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आती है दोनों तरफ से। टेक करेंगे, कुछ ले दो की पॉलिसी होगी, लेकिन नुकसान बोझ हमें आपको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, आम आवाम पर ही ये बोझ पड़ेगा सारा। मेरा ख्याल ये है कि चूंकि कोविड के असरात अभी तक मौजूद हैं, पाकिस्तान एक मुनासिब केस बना सकता है कि फौरन करना नामुनासिब होगा। लोग परेशान हैं, कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी फैली हुई है, और हम यकीनन ये टारगेट्स मीट करेंगे।
मेरा ख्याल ये कि हुकूमत शायद ये पोजीशन लेगी कि फौरन करने के बजाय हम इस साल के एंड जून 22 तक इन चीज़ों को मुकम्मल कर लेंगे। अब ये देखना है कि चूंकि प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है सितंबर 22 में, क्या IMF इस डिले पे तैयार हो जाता है या नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इम्पोर्ट बड़ा परेशान है, ये जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ाई हैं, बिजनेसमैन कहते हैं कि कल तक जिस कंटेनर की कीमत हम 2 लाख रुपया ड्यूटी देते थे, आज वो 3 लाख रुपया हो गई है। तो बहुत से बिजनेसमैन तो ये कहते हैं कि अब इससे अच्छा है कि हम लोग कंटेनर पड़ा रहने दें, हम लोग कैसे इतना बर्दाश्त करें। जब लोग कहते हैं कि महंगाई हो रही है तो वो हमें यही वजह बताई जाती है कि रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ गई है। तो ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी इतनी बढ़ा दी है हुकूमत ने, इसका इकोनॉमी पर असर क्या पड़ेगा? देखिए, हुकूमत ने एक मुनासिब पॉलिसी इख्तियार किया है। उन्होंने जो रेगुलेटरी ड्यूटी और इंपोर्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को जो बढ़ाया है हमारी हुकूमत ने, वो नॉन एसेंशियल आइटम्स पे बढ़ाया है, खाने पीने की अशिया पे नहीं बढ़ाया। अच्छा। तो लिहाजा जो आपके बिजनेस वाले कह रहे हैं, उन्हें खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि ऐसी पॉलिसी लाना बहुत ज़रूरी है। और आप ये भी देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गाड़ियों के लोन्स पे सख्ती ले आए हैं। दूसरी तरफ कल उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस को भी बढ़ा दिया है, एक्सचेंज कंपनीज को काफ़ी हद तक अब रेगुलेट करना चाह रहे हैं। ये सारे मुनासिब इक़दामात हैं, वरना ख़तरा ये है कि हमारा तिजारती खसारा 12 से 14 अरब तक पहुंच जाएगा डॉलर, जबकि पिछले से 2 अरब डॉलर से भी कम था। लिहाजा हुकूमत जो है वो मुनासिब पॉलिसीज इख्तियार किया हुआ है। हमारा अंदाजा यह है कि इससे ज्यादा बताएं कि डॉलर जिस तेजी से ऊपर गया है, आप मई में देखें डॉलर 152 का था, अब एकदम तेजी से 170 पर आ गया है। जिस तेजी से ये डॉलर ऊपर गया है, तो जो हुकूमत ये स्टेप्स ले रही है, इतनी तेजी से नीचे भी आएगा क्या? बस हमारी उम्मीद यह है कि इजाफा ना हो। आमतौर पे रुपए जो है वो पिछले साल तो गिरा था कोविड के बाद, बट वो ऐसे बहुत ही मुख्तलिफ असरात हो रहे थे उस वक्त। आमतौर पे एक दफ़ा रुपए 151 तक पहुंच चुका है। तो हमारी पूरी कोशिश, अब आप ये देखिए कि पिछले 3 से 4 महीने में 10% कमी आई है। अब हुकूमत की कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको किसी तरह से स्टेबलाइज करे। स्टेट बैंक ने तो अब मार्केट में इंटरवीन करना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल। और पिछले कुछ महीनों में वो कह रहे हैं कि 1.2 अरब भी डॉलर उन्होंने मार्केट में लगाए हैं। और एक और चीज उन्होंने कल किया है कि अफगानिस्तान में जो पैसा जा रहा है उसको रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत से इक़दाम लिए जा रहे हैं, मगर इससे भी ज्यादा शायद आने वाले एक और चीज समझ में नहीं आती। एक तरफ टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, बिजली की कीमत बढ़ाई जाती है, गैस की कीमत बढ़ाई जाती है। जाहिर है ये हुकूमत इक़दाम करे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, जो बात IMF भी करता है। लेकिन फिर जब डॉलर ऊपर चला जाता है तो उतने ही कर्जे भी बढ़ जाते हैं। अब जब से ये डॉलर की कीमत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, 1600 अरब रुपए का कर्जा बिला वजह चढ़ गया विदाउट बोरिंग अ सिंगल डॉलर। तो इसका मतलब ये है कि एक हाथ से हम कमा रहे हैं, और जो कमा रहे हैं वो डॉलर जब बढ़ता है तो दूसरे हाथ से हम वो कर्जों की मद में वापस कर रहे हैं। यह आपका बहुत मुनासिब पॉइंट है। यकीनन पिछले 2-2.5 महीने में आपका जो एक्सटर्नल कर्जे का बोझ है उसमें तकरीबन 1300 से 1400 अरब का इजाफा हो चुका है रुपए के गिरने की वजह से। ये नामुनासिब है। मगर दूसरी तरफ अगर आप ये नहीं करते तो आपका तिजारती खसारा बढ़ता और आपको जाके बाहर से कर्जे और लेने पड़ते, इसलिए कि डॉलर्स की कमी होती, रिजर्व्स गिरते हैं। सही। तो ये एक बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना चाहिए, बीच का रास्ता ढूंढें। जब आपके पास रिकॉर्ड लेवल ऑफ रिजर्व्स मौजूद हैं 20 अरब डॉलर के करीब, तो ये बात पहले समझ में नहीं आ रही थी कि हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो क्यों इंटरवीन नहीं कर रहा है। सही। अब उन्होंने इंटरवेंशन शुरू की और काफी चीजों को रेगुलेट डॉक्टर साहब, ये जो आलमी रेटिंग का इदारा है फिच, मैं इसकी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें वो पेशगोई कर रहे हैं कि 2022 में पाकिस्तानी रुपया जो है ये 180 रुपए की सतह तक पहुंच जाएगा, मतलब कि डॉलर और ज्यादा महंगा हो जाएगा। वो क्या हालात होंगे, क्या महंगाई होगी, कैसे जो है ना वो आपके पास जो है ना वो मईशत स्टेबल रहेगी?
देखिए, अगर आपका तिजारती खसारा कम नहीं होता और जिस तरह स्टेट बैंक ने पहले कहा था कि ये 6 से 9 अरब डॉलर होगा, हाँ। अब लग ये रहा है पहले 3 महीने को देखकर कि ये 12 से 14 अरब डॉलर तक जा सकता है। और अगर जो इक़दामात लिए गए हैं वो कमी में करने में कामयाब पूरी तौर पे नहीं होते हैं तो 2-3 खतरात मौजूद हैं। एक तो ये कि रुपए की कदर में कुछ और कमी आ सकती है, दूसरी तरफ सरे सूद में इजाफा यकीनन हो सकता है और इशारा स्टेट बैंक ने अपने पिछले मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में दे दिया है। सही। और तीसरी तरफ आपको इंपोर्ट ड्यूटीज और खुदा न खास्ता ऐसा वक्त भी आ सकता है जब आपको इंपोर्ट कोटाज लाने पड़ेंगे नॉन एसेंशियल आइटम्स, खास तौर पे गाड़ियां वगैरह पर आपको रिस्ट्रिक्शन लाना पड़ेगा ताकि ये जो खसारा है डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। सही, हुकूमत बड़ा इस चीज़ का क्रेडिट लेती है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमने बड़ा जो है ना वो रिलैक्सेशन दी है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने भी इसको इस बात को बड़े क्रेडिट दिया था हुकूमत को। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल के दौरान सीमेंट कितना महंगा हो गया। पिछले साल जो सीमेंट की बोरी 540 से 550 में थी, आज वो 700 से 720 में हो गई है। 1 साल के दौरान सरिया भी महंगा हो गया है, ईंट भी महंगी हो गई है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेकर आप जो फायदा दे रहे थे और क्रेडिट ले रहे थे और एक आम आदमी के लिए घर की बात कर रहे थे, तो एक आम आदमी के लिए इन हालात में घर बनाना तो एक ख्वाब ही रह जाएगा जिस तेजी से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो चीजें वो महंगी हो रही हैं। ये आपका बहुत मुनासिब सवाल है। देखिए, हुआ ये है कि कोयले की कीमत जब बढ़ी बहुत तेजी से तो उसका असर सीमेंट इंडस्ट्री पे पड़ा है और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जुलाई के महीने में ही सीमेंट की इंडस्ट्री की जो पैदावार है उसमें 10% कमी आ चुकी है। सही। और दूसरी तरफ ये भी देखिए कि हमारे जो मजदूर काम करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जिसमें प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन, मेसन वगैरह, उनकी आमदनी में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि पिछले साल सिर्फ 3.6% इजाफा हुआ है, जबकि अफरात ज़र की रफ्तार कम से कम 9% है। तो ऐसे सेक्टर में जिसे हमें कहा गया था कि बूम है और लेबर डिमांड में इजाफा तेजी से हो रहा है, बिल्कुल क्या वजह है कि वहाँ लोगों की तनख्वाहों में और दिहाड़ी के जो वर्कर्स हैं वो बेचारे इस वक्त बहुत से ऐसे जाते जाते एक और सवाल का जवाब दीजिए सर। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 से 2013 तक, नून लीग की हुकूमत 2013 से 2018 तक और अब मौजूदा हुकूमत 2018 से अब तक, मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसीज और जो साबका हुकूमतें हैं, क्या फ़र्क आपको लगता है मेजर? देखिए, फ़र्क ये है कि इस हुकूमत ने बेपनाह कोशिश की कि जो रिकॉर्ड तिजारती खसारा पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी तकरीबन 20 अरब डॉलर, उसको कम करें और अल्लाह के फजल से कामयाबी नज़र आई। पिछले साल कुछ अरसा तो हमारा तिजारती खसारा सरप्लस पे चले गया था। सही। मगर हुआ यह है कि चूंकि हालात बेहतर हो गए हैं सारी दुनिया में और वैक्सीनेशन का इस्तेमाल बेपनाह हो चुका है, तो वर्ल्ड इकॉनमी रिकवरी पे जा रही है और कमोडिटीज की कीमतें आसमान तक पहुंच रही हैं। इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, ये बाहर के असरात हैं। तेल की कीमत 40 से 80 डॉलर फी बैरल। अब आप ये बताइए कि इस तरह के इजाफे को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? बाहर से आ रहा है सिलसिला और मैं ये समझता हूँ कि कोशिश की गई है, मगर हालात मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, अब तो अफगानिस्तान का भी मसला खड़ा हो चुका है। इन्होंने हमारी इस हुकूमत का बहुत कम बहुत साथ दिया शुक्रिया। है। माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।